ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक संक्षेप 2 सितंबर 2025 के लिए। नमस्ते और आपके दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। जबकि वॉल स्ट्रीट ने लेबर डे के लिए उचित ब्रेक लिया, दुनिया के बाकी बाजार बहुत शांत नहीं थे। पिछले 24 घंटों में हमने फेडरल रिजर्व के आसपास एक राजनीतिक आग का तूफान देखा। चीन से एक स्पष्ट विभाजित आर्थिक तस्वीर उभरी और क्रिप्टो की दुनिया में एक नाटकीय शक्ति परिवर्तन हुआ। आइए समझते हैं कि अमेरिका ऑफलाइन था तब क्या हुआ और इसका आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर है जब व्यापारी इस सुबह अपने डेस्क पर लौट रहे हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण कहानियों में डूब रहे हैं। पहली, ताजा आर्थिक डेटा पर वैश्विक बाजार प्रतिक्रिया, जो दुनिया के कुछ कोनों में स्थिरता का चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरों में गहरी अनिश्चितता है। दूसरी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के खिलाफ अभूतपूर्व राजनीतिक दबाव अभियान, जिसने केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में झटके भेजे हैं और सोने को रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। और अंत में, क्रिप्टो बाजारों में एक विशाल संस्थागत परिवर्तन, जहां अरबों डॉलर बिटकॉइन से निकलकर एथेरियम में जा रहे हैं, जो एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। बने रहिए, क्योंकि यह सप्ताह पहले ही महत्वपूर्ण बनने की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबल स्कोरकार्ड, द वर्ल्ड विदाउट वॉल स्ट्रीट। अमेरिकी बाजारों के सोमवार 1 सितंबर 2025 को बंद रहने के कारण श्रम दिवस अवकाश के रूप में वैश्विक बाजारों को अपने सामान्य दिशा सूचक से बिना दिन की घटनाओं को नेविगेट करने का मौका मिला। संदर्भ के लिए, शुक्रवार 19 अगस्त को अंतिम अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र में हाल के सर्वकालिक उच्च स्तर से मामूली गिरावट देखी गई। S&P 500 0.6% गिरा, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.2% फिसला और टेक्नोलॉजी केंद्रित नैस्डैक कंपोजिट में 1.2% की अधिक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, क्योंकि कुछ निवेशकों ने लंबी छुट्टी के दौरान लाभ लिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय मूलभूत कारकों के नेतृत्व करने का अवसर मिला, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में एक अत्यंत विखंडित और भिन्न ट्रेडिंग सत्र हुआ। यूरोपीय बाजारों ने सोमवार को अधिकांश सकारात्मक नोट पर समाप्त किया, उत्साहवर्धक आर्थिक डेटा से प्रेरित होकर, जिसने क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र के अंततः मोड़ लेने का संकेत दिया। जर्मनी का डैक्स सूचकांक उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन करता रहा, 0.757% की बढ़त के साथ 24,733 पर बंद हुआ, क्योंकि निवेशकों ने एक महत्वपूर्ण विनिर्माण रिपोर्ट का जश्न मनाया। लंदन में FTSE 800 मुख्य रूप से स्थिर रहा, केवल 0.20% की मामूली बढ़त के साथ 9,966 चीज पर बंद हुआ। फ्रांस का CAC 40 हालांकि अधिक चिंतित भावना को दर्शाता है, जिसमें रिपोर्टों ने 0.5% से 0.6% के बीच गिरावट दिखाई। ये अंडर परफॉर्मेंस देश की राजनीतिक स्थिरता को लेकर निरंतर निवेशक चिंता को दर्शाता है, जो यूरोजोन के लिए एक बढ़ती चिंता का विषय बनता जा रहा है। पेरिस में राजनीतिक बाधाओं के बावजूद व्यापक पैन यूरोपीय STOXX 600 सूचकांक ने दिन को सकारात्मक क्षेत्र में समाप्त किया, यह सुझाव देते हुए कि फिलहाल सकारात्मक आर्थिक संकेत कॉन्टिनेंटल स्तर पर राजनीतिक जोखिमों को पार कर रहे हैं। एशियाई ट्रेडिंग सत्र ने स्पष्ट रूप से विभाजित तस्वीर प्रस्तुत की, जहां बाजारों ने अपने स्थानीय कारकों पर मजबूत प्रतिक्रिया दी। जापान में निक्केई 225 1.24% गिरकर 42,360 पर बंद हुआ, जो सीधे पिछले शुक्रवार से अमेरिकी तकनीकी शेयरों में बिकवाली से प्रभावित था। चीन प्रमुख तकनीकी और निवेश खिलाड़ी गिरावट में अग्रणी थे, जिसमें सॉफ्टबैंक 4.86% गिरा और सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता एडवांटेस्ट 7.92% की तीव्र गिरावट दर्ज की। विपरीत रूप से चीनी और हांगकांग बाजार आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक आर्थिक डेटा के समर्थन में उछले। शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.7% बढ़कर 3,875 पर समाप्त हुआ, जबकि हांगकांग का हंग सेंग सूचकांक प्रभावशाली 2.15% उछलकर 25,521 पर बंद हुआ। इस आशावाद को चीन के विनिर्माण क्षेत्र के एक निजी सर्वेक्षण ने प्रोत्साहित किया, जिसने अप्रत्याशित रूप से विस्तार क्षेत्र में वापसी दिखाई। इस बीच भारतीय बाजारों ने एक ब्रेकआउट सत्र का अनुभव किया, 3 दिनों की गिरावट की श्रृंखला को तोड़ते हुए। BSI सेंसेक्स 0.1% बढ़कर 80,364.49 पर स्थिर हुआ और निफ्टी 50 सूचकांक 0.1% बढ़कर 24,725.05 पर पहुंच गया।
13 यह रैली सप्ताहांत में जारी किए गए शानदार पहले तिमाही जीडीपी वृद्धि आंकड़ों का प्रत्यक्ष और उत्साहजनक जवाब थी, जिसने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में पुष्टि की। वॉल स्ट्रीट से दिशा का अभाव क्षेत्रीय मौलिकताओं को पूरी तरह से बाजार की चाल निर्धारित करने की अनुमति दी। परिणाम एक सुसंगत वैश्विक जोखिम ऑन या जोखिम ऑफ दिन नहीं था, बल्कि अलग अलग डेटा आधारित प्रतिक्रियाओं का मौजिक था। जर्मनी का बाजार अपनी विनिर्माण डेटा पर बढ़ा, भारत का अपने जीडीपी प्रिंट पर, चीन का अपने निजी क्षेत्र के सर्वेक्षण पर और जापान का अपने अमेरिकी तकनीकी कमजोरी पर देरी से प्रतिक्रिया पर गिरा। यह भिन्नता दिखाती है कि वैश्विक भावना अक्सर कितनी हद तक यूएस पर निर्भर करती है और जब उस प्रभाव को अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है तो क्या होता है। आर्थिक इंजन रूम, भिन्नता और लचीलापन। बाजार के आंकड़ों की सतह के नीचे एक श्रृंखला प्रमुख आर्थिक रिपोर्टों ने एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था का खुलासा किया जो विभिन्न गति से चल रही है, जिसमें आश्चर्यजनक ताकत के क्षेत्र उभर रहे हैं और मंदी के स्पष्ट संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कोई भी जगह इस भिन्नता को अधिक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता था जितना कि चीन में, जिसने अपने विनिर्माण क्षेत्र पर 2 विरोधाभासी रिपोर्टें जारी कीं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (NBS) का आधिकारिक खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI अगस्त के लिए 29.4 पर आया, जबकि यह जुलाई के 29.3 से थोड़ी सुधार थी। यह सूचकांक 5वें लगातार महीने है जब यह 50 अंकों की सीमा से नीचे बना हुआ है, जो आर्थिक विस्तार और संकुचन को अलग करता है। यह आधिकारिक सूचकांक मुख्य रूप से बड़े सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों का सर्वेक्षण करता है, जो संकेत देता है कि इस खंड की अर्थव्यवस्था अभी भी संघर्ष कर रही है। हालांकि एक अलग निजी सर्वेक्षण कैक्सिन मैन्युफैक्चरिंग PMI ने पूरी तरह से अलग कहानी बताई। यह सूचकांक, जो अधिकतर छोटे, निजी और निर्यात केंद्रित कंपनियों पर केंद्रित है, अनपेक्षित रूप से 50.5 तक पहुंच गया। महीनों में पहली बार विस्तार क्षेत्र में वापस आया और 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। PMI, यह 2 PMI की कहानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गहरे असमान रिकवरी का संकेत देती है। यह सुझाव देती है कि जबकि बड़े राज्य समर्थित उद्योग सूख रहे हो सकते हैं, अधिक फुर्तीली निजी क्षेत्र जीवन के संकेत दिखा रहा है, संभवतः लक्षित सरकारी प्रोत्साहन उपायों के जवाब में। यह विभाजन वैश्विक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा करता है, विशेष रूप से चीन की कच्चे तेल और औद्योगिक धातुओं जैसी वस्तुओं की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए। यूरोप में HCOB यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग PMI ने बहुत जरूरी अच्छी खबर का डोज दिया। अगस्त में सूचकांक 50.7 पर पहुंच गया। यह जून 2022 के बाद पहली बार 50 से ऊपर का पड़ाव था। 2 वर्षों से अधिक संकुचन के बाद यह विस्तार की वापसी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास है, जो संकेत देता है कि ब्लॉक का औद्योगिक क्षेत्र अंततः स्थिर हो सकता है और वर्ष के दूसरे छमाही में विकास में योगदान दे सकता है। इस बीच भारत ने अपनी स्थिति को एक वैश्विक विकास नेता के रूप में मजबूत किया। देश की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% की तेज वृद्धि के साथ बढ़ी, जो सभी विश्लेषकों की उम्मीदों से ऊपर थी और 5 तिमाहियों का उच्चतम स्तर था। यह वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय और एक मजबूत सेवा क्षेत्र द्वारा प्रेरित थी। हालांकि यह प्रभावशाली प्रदर्शन हाल ही में लगाए गए अमेरिकी टैरिफ के पूर्ण प्रभाव से पहले दर्ज किया गया था, जिससे आने वाले तिमाहियों में अनिश्चितता बनी हुई है। आगे देखते हुए इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रकाशन अमेरिकी गैर कृषि पेरोल्स NFP रिपोर्ट है, जो इस शुक्रवार को जारी होगी। सर्वसम्मति का अनुमान है कि नौकरी सृजन का यह महीना भी सुस्त रहेगा, जिसमें अर्थशास्त्री लगभग 75,000 से 85,000 नौकरियों की शुद्ध वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। बेरोजगारी दर से थोड़ा बढ़कर 4.2% से 4.3% होने की संभावना है। यह रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखी जा रही है, क्योंकि यह फेडरल रिजर्व की नीति बैठक से पहले अंतिम महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा है, जो 17 सितंबर को होगी। हाल के महीनों में नौकरी वृद्धि में भारी कमी आई है, जो मई से जुलाई तक केवल 35,000 प्रति माह की औसत रही, जो पहले के स्तर से बहुत कम है। जुलाई की रिपोर्ट में केवल 73,000 नौकरियों का लाभ दिखाया गया था।
शुक्रवार को कमजोर संख्या बाजारों में अब अत्यधिक अपेक्षा के साथ ब्याज दर में कटौती की संभावना को सुनिश्चित कर देगी, जिसमें फेड फंड्स फ्यूचर्स इस महीने में लगभग 90% संभावना के साथ 25 आधार अंकों की कटौती की कीमत लगा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक कथा स्पष्ट रूप से एक समन्वित मंदी से बहुगति विखंडित रिकवरी की ओर बदल रही है। अमेरिकी श्रम बाजार धीमा हो रहा है, जिससे फेडरल रिजर्व के लिए ईजिंग चक्र शुरू करने का स्पष्ट कारण बनता है। वहीं भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और यूरोजोन के विनिर्माण पुनरुत्थान जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों में आश्चर्यजनक स्थिरता और यहां तक कि मजबूत स्थिति उभर रही है। यह भिन्नता वैश्विक विकास के दृष्टिकोण को जटिल बनाती है और निवेशकों के लिए एकीकृत मैक्रो थीम पर भरोसा करना अधिक कठिन बना सकती है, जिससे अस्थिरता बढ़ने और सावधानीपूर्वक क्षेत्रीय परिसंपत्ति आवंटन की आवश्यकता बढ़ सकती है। राजनीतिक क्षेत्र वैश्विक बाजारों के लिए एक बहुत गंभीर खतरा। पिछले 24 घंटों में राजनीतिक विकास, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, मुख्य केंद्र बन गए हैं, जिन्होंने वैश्विक बाजारों में एक नया और शक्तिशाली जोखिम स्रोत पेश किया है। प्रमुख कहानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेडरल रिजर्व के गवर्नर बोर्ड की मौजूदा सदस्य लिसा कुक को हटाने का प्रयास है। प्रशासन ने इस कदम का कारण बंधक धोखाधड़ी के आरोपों को बताया है, जिनका कुक गवर्नर कोर्ट में जोरदार विरोध कर रही है। उन्हें फेडरल रिजर्व के अधिकारों को कमजोर करने का बहाना करार दे रही है। ये कदम ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व है। फेडरल रिजर्व के 112 वर्षों के इतिहास में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी भी किसी गवर्नर को हटाने का प्रयास नहीं किया है। इसे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर सीधा हमला माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य व्हाइट हाउस को मौद्रिक नीति पर अधिक प्रभाव देना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम फेड की आलोचना की है और मांग की है कि वह अपनी मानक ब्याज दर को वर्तमान 4.3% से घटाकर 1.3% कर दे, ताकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके। यदि वह गवर्नर कुक को बदलने में सफल होते हैं, तो उनके नियुक्त किए गए सदस्य बोर्ड पर बहुमत प्राप्त कर लेंगे, जो शक्ति के संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस कदम ने दुनिया भर में केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्रों में अलार्म जगा दिया है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने फेड पर दबाव को अमेरिकी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गंभीर खतरा कहा। उनका तर्क आधुनिक मौद्रिक नीति के मूल में जाता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता उसकी राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। यदि बाजार मानते हैं कि फेड अब आर्थिक डेटा के आधार पर निर्णय नहीं ले रहा है, बल्कि राजनीतिक निर्देशों पर निर्णय ले रहा है, तो उसकी मुद्रास्फीति नियंत्रित करने की क्षमता स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। राजनीतिक अनिश्चितता में यह उछाल सोने में हालिया रैली के पीछे मुख्य प्रेरक रहा है। कीमती धातु ने नए रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ, जो प्रति औंस $3,500 से ऊपर कारोबार कर रहा है। निवेशक न केवल आर्थिक मंदी के खिलाफ हेज की तलाश में हैं, वे विशेष रूप से सोने को एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में खरीद रहे हैं, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप के संभावित जोखिम और दीर्घकालिक मुद्रा अपमान का सामना किया जा सके। अस्थिरता के माहौल में फ्रांस अपने ही राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो की अल्पसंख्यक सरकार अपने बजट योजनाओं के कारण गिरावट के खतरे में है, जो यूरोजोन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। साथ ही अमेरिका ने डी मिनिमिस नियम को समाप्त करके व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। यह दीर्घकालिक छूट, जो $800 से कम मूल्य की वस्तुओं को बिना शुल्क के आयात करने की अनुमति देती थी, 19 अगस्त से प्रभावी हो गई है। इसका सीधा असर टेमू और शीन जैसे वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गजों के व्यापार मॉडल पर पड़ेगा और इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ने और शिपिंग समय लंबा होने की संभावना है, जो इन प्लेटफॉर्मों पर खरीदारी करते हैं। संघीय रिजर्व को प्रभावित करने का प्रयास बाजार के लिए जटिल
और विपरीत धारणा वाला जोखिम प्रस्तुत करता है। राजनीतिक दबाव का स्पष्ट उद्देश्य केंद्रीय बैंक को कम अल्पकालिक ब्याज दरें लागू करने के लिए मजबूर करना है। हालांकि फेड की स्वतंत्रता को कमजोर करने का कार्य विरोधाभासी रूप से सभी के लिए दीर्घकालिक उधार लागत को बढ़ा सकता है। तर्क चरणों में विकसित होता है। पहले, राजनीतिक हस्तक्षेप बाजार के उस विश्वास को कमजोर कर देता है कि फेड मुद्रास्फीति से लड़ने में सतर्क रहेगा। इसके जवाब में बॉन्ड बाजार में निवेशक लंबी अवधि के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रखने के लिए अधिक मुद्रास्फीति जोखिम प्रीमियम की मांग करेंगे, जिससे उनके निवेश भविष्य की कीमतों में वृद्धि से सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि यूएस ट्रेजरी पर यील्ड्स कई उपभोक्ता और व्यवसाय आड़ों, जिसमें 30 वर्षीय मॉर्गेज भी शामिल हैं, के लिए मानक के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए ये दरें और भी अधिक हो जाएंगी। इसलिए भले ही फेड अपनी अल्पकालिक नीति दर में कटौती कर दे, उसकी विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है, जिससे 10 वर्षीय और 30 वर्षीय बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, जिससे अमेरिकियों के लिए घर खरीदना या व्यवसायों के लिए निवेश करना अधिक महंगा हो जाएगा। यह मौद्रिक नीति को राजनीति में लाने के गहरे और अक्सर अनदेखे खतरों को दर्शाता है। डिजिटल सीमा संस्थान इथेरियम पर दांव लगाते हुए बिटकॉइन ठप। क्रिप्टो करेंसी बाजारों में एक आकर्षक और महत्वपूर्ण भिन्नता हो रही है, जो संकेत देती है कि बड़े निवेशक इस परिसंपत्ति वर्ग के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिपक्वता की संभावना है। बिटकॉइन अपने ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर महीना में प्रवेश कर चुका है और यह मंदड़ियों के संकेत के साथ है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी $108,000 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर को बनाए रखने में संघर्ष कर रही है और वर्तमान में अपने अगस्त मध्य के उच्चतम स्तर से 13% से अधिक नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि $124 से अधिक था। तकनीकी संकेतक चेतावनी संकेत दे रहे हैं, जिसमें विश्लेषकों ने साप्ताहिक चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडल की ओर इशारा किया है, जो उच्च स्तरों पर बिक्री दबाव का संकेत देता है। अब मुख्य समर्थन $105,000 पर देखा जा रहा है और कुछ विश्लेषक वर्तमान गति जारी रहने पर मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण $100,000 स्तर का संभावित परीक्षण करने का सुझाव दे रहे हैं। डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में सबसे आकर्षक कहानी अगस्त में देखी गई संस्थागत निवेश प्रवाह में नाटकीय भिन्नता है। जबकि बिटकॉइन केंद्रित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में महत्वपूर्ण शुद्ध निकासी हुई, जो लगभग $2 अरब की थी, वहीं एथीरियम ETF ने भारी पूंजी प्रवाह देखा, जिसमें लगभग $4 अरब का शुद्ध नया निवेश आकर्षित हुआ। यह केवल बाजार शोर से अधिक है। विश्लेषक इसे जानबूझकर पूंजी घुमाव के रूप में वर्णित कर रहे हैं। डेटा यह संकेत देता है कि संस्थागत निवेशकों के बीच एक रणनीतिक बदलाव हो रहा है। वे लंबे समय से बिटकॉइन के निवेश मामले को समर्थन देने वाली डिजिटल सोना या शुद्ध मूल्य संग्रहण कथा से दूर जा रहे हैं। इसके बजाय वे इथेरियम की उपयोगिता कथा में महत्वपूर्ण पूंजी आवंटित कर रहे हैं, जो स्टेकिंग के माध्यम से उपज उत्पन्न करने की इसकी क्षमता और विकेंद्रीकृत वित्त, डीफाई और संपत्ति टोकनाइजेशन के तेजी से बढ़ते पारिस्थितिक तंत्र में इसकी मौलिक भूमिका से प्रेरित है। यह एक परिपक्व बाजार का संकेत है, जहां बड़े निवेशक अधिक सूक्ष्म संपत्ति विशिष्ट दांव लगा रहे हैं, जो अंतर्निहित मूलभूत बातों और उपयोग के मामलों पर आधारित हैं, बजाय इसके कि क्रिप्टो को एक एकल समग्र संपत्ति के रूप में माना जाए। क्रिप्टो दुनिया में एक अनूठा राजनीतिक आयाम जोड़ते हुए सोमवार को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLFI टोकन का सार्वजनिक ट्रेडिंग डेब्यू हुआ, जो ट्रंप ब्रांड से स्पष्ट रूप से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है। WLFI टोकन का उद्देश्य एक विकेंद्रीकृत ऋण और उधार प्लेटफॉर्म के लिए एक शासन उपकरण के रूप में कार्य करना है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को भारी अंदरूनी स्वामित्व, टोकन ट्रांसफरों पर प्रारंभिक प्रतिबंधों और मान्यता प्राप्त निवेशकों को लक्षित करने के कारण विवाद का सामना करना पड़ा है। लॉन्च को इस बात का महत्वपूर्ण परीक्षण माना जा रहा है कि क्या एक शक्तिशाली राजनीतिक ब्रांड वित्तीय संपत्ति के मूल्यांकन को चला सकता है, और बाजार इस अभूतपूर्व राजनीति और विकेंद्रीकृत वित्त के मेल को कैसे मूल्यांकित करेगा।
अन्य समाचार में सोलाना के एल्पेनग्लो प्रस्ताव ने सफलतापूर्वक कोरम प्राप्त कर लिया है। यह तकनीकी उन्नयन नेटवर्क के ब्लॉक अंतिमता समय को 12 सेकंड से अधिक से केवल 150 मिलीसेकंड तक कम करने का लक्ष्य रखता है, जो इसकी प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मकता को एक उच्च गति ब्लॉकचेन के रूप में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। बिटकॉइन और एथीरियम ETF के बीच भिन्न प्रवाह डिजिटल संपत्तियों के लिए एक परिपक्व संस्थागत थीसिस का पहला प्रमुख डेटा समर्थित प्रमाण प्रदान करते हैं। वर्षों से मुख्य संस्थागत प्रवेश बिंदु मुद्रास्फीति के खिलाफ एक हेज के रूप में बिटकॉइन पर एक मैक्रो दांव था। अगस्त के आंकड़े दिखाते हैं कि इस कथा को चुनौती दी जा रही है, बिटकॉइन उत्पादों से पर्याप्त निकासी के साथ ही एक अलग थीसिस मजबूत गति प्राप्त कर रही है, जो अरबों डॉलर के एथीरियम उत्पादों में प्रवाह से स्पष्ट है। विश्लेषक इन प्रवाहों को सीधे तौर पर एथीरियम की उपज सृजन क्षमता और इसकी तकनीकी प्लेटफॉर्म के रूप में भूमिका से जोड़ते हैं। यह निवेश के कारण में एक मौलिक बदलाव का संकेत है, एक निष्क्रिय मैक्रो हैज आवंटन से सक्रिय उपज खोज तकनीकी प्लेटफॉर्म आवंटन की ओर। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो क्रिप्टो में संस्थागत भागीदारी के लिए अधिक जटिल और मौलिक आधारित युग की शुरुआत का संकेत देता है। निष्कर्ष, चौराहे पर बाजार का मार्गदर्शन। तो संक्षेप में, जबकि अमेरिका छुट्टी पर था, वैश्विक बाजार अपनी खुद की मौलिकताओं पर कारोबार कर रहे थे। यूरोप और भारत में ताकत के साथ, जापान में कमजोरी और चीन में विभाजित तस्वीर के विपरीत। वर्तमान में प्रमुख वैश्विक थीम राजनीतिक जोखिम है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व हमला विश्व नेताओं को भयभीत कर रहा है और निवेशकों को सोने की सुरक्षा की ओर भागने पर मजबूर कर रहा है। और क्रिप्टो दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जिसमें संस्थागत पैसा स्पष्ट रूप से अरबों डॉलर का दांव इथेरियम की उपयोगिता पर लगा रहा है, न कि बिटकॉइन की स्टोर ऑफ वैल्यू कथा पर। जैसे ही वॉल स्ट्रीट आज लौट रहा है, ये सभी घटनाएं एक तनावपूर्ण सप्ताह के लिए मंच तैयार कर रही हैं। बाजार फेड दर में कटौती की 90% संभावना को मूल्यांकित कर रहा है, लेकिन शुक्रवार की नौकरियों की रिपोर्ट अंतिम निर्णायक होगी। एक संख्या जो 76,000 के सहमति से काफी मजबूत या कमजोर हो सकती है, सभी परिसंपत्ति वर्गों में बड़े उतार चढ़ाव को ट्रिगर कर सकती है। हम ध्यान से देख रहे होंगे। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो को मूल्यवान पाया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।